देखिए, सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए हमारे पास एक सही रणनीति होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए किस तरह के प्रश्नों को अभ्यास करना चाहिए और किस तरह के प्रश्नों को अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस समय उसी तरह के प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ या अभ्यास करवा रहा हूँ जिस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए, जो भी मैं आपको इस समय करवा रहा हूँ, ये मान के चलिए आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन यहाँ पर क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, टेट वाली क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर दूसरों को शेयर कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। और आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आइए समझते हैं अच्छे से और इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा जवाब आपका सही हो। अगर नहीं होगा सही तब भी कोई बात नहीं है। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पत्तियां, यानी कि दूसरा क्वेश्चन कहता है इसमें, पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उसका संचय नहीं करती हैं। और उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही हैं, और इनमें से कहा जा रहा ना तो एक सही है ना तो दो सही है। जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ें आपको बताया हुआ है हमेशा से कि अगर केवल शब्द आपको मिलता है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है, यानी कि नकारात्मक ही होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए गलत होगा। तो जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, और जहाँ जहाँ पर हमें दूसरा मिलेगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, दूसरा हमने दूसरा को और तीसरा को हमने गलत काट दिया, और यहाँ पर ए भी चौथा गलत हो जाएगा, और यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया या सही हो जाएगा। तो पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती हैं, अपना भोजन तैयार करती हैं, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि उपोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे कि बात करते हैं हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वे साल भर में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके पीछे का क्या मूल कारण है आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन ये है कि उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय पौधों का यह विशेषता होती है, ऐसा वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए करते हैं। पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि 1 वर्ष की होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा कहा जा रहा है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, चौथा तो होगा नहीं, इस तीनों में से एक आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर रहे हैं। देखिए, यदि आप जुड़ चुके हैं तो दूसरों को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और ताकि क्लास लेने में मज़ा आए और अच्छे से प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते चलें। जो लोग आपके साथ ही नहीं जुड़े हैं उनको फ़ोन करके बोलिए, उनको मैसेज करिए कि जल्दी से जुड़िए। चलिए बात करते हैं इसी के साथ इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला सीधा और सीधा गलत हो जाता है। उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय के पौधे की यह विशेषता होती है। वहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पर विशेषता पाई जाती है, 1 वर्ष में मतलब साल भर में वे पत्तियाँ क्यों गिरा देते हैं, इसका आंसर यहाँ पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन का आंसर ए पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए, यानी तीसरा ऑप्शन देखा जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन ए है, सॉरी, यहाँ पर ये कह रहा है कि पत्तियों की सामान्यतः जीवन अवधि 1 वर्ष होती है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या होता है कि पौधे जो होते हैं साल भर में, यानी कि 1 वर्ष में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जैसे कि बात करते हैं महुआ का पेड़ आपने सुना होगा, ये ज़्यादातर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, मार्च के आसपास में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है, हमने आपको बताया हुआ है मूसला जड़ क्या होता है और झकड़ा जड़ के बारे में। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है,
दूसरा ऑप्शन कहता है कि मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती है। तीसरा ऑप्शन कहता है या बीज के केवल मूलांकर से उत्पन्न और विकसित होती हैं। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि चौथा ऑप्शन इनमें से कहता है इनमें से सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि ये सभी। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कुछ छात्र जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं कि वे कौन सा जवाब दें। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि हमने आपको बताया हुआ है कि झकड़ा जड़ उसे कहा जाता है जिनकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन के ऊपर ही होती हैं, उन्हें झकड़ा जड़ कहा जाता है। और मूसला जड़ उन्हें कहा जाता है जिनकी जो जड़ें होती हैं, मतलब जिन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन की गहराई तक होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ इसके आंसर के बारे में। तो यहाँ पर मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं होती है। बिल्कुल बहुत गहराई तक होती है, यहाँ पर नहीं पूछा, यहाँ नहीं कह दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर हमें दूसरा मिलता है उसको हम क्या कर देते हैं? गलत काट देते हैं। जैसे कि बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर भी मिल गया, दूसरा यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हर जगह केवल वाला शब्द गलत नहीं होगा, बस 90% 95% आप मान के चलिए, वहाँ पर एक आध 5% आप ये भी मान के चलिए सही भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है, सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि परपोषी के बारे में। परपोषी कौन होते हैं? परपोषी किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी। जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जो अन्य साधनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। ये पौधे परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है परपोषी को दो भागों में बांटा गया है, मृतजीवी और परजीवी में। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। कुछ छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल जवाब देते रहिए, ठीक है। इनमें से चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी है। देखिए, यहाँ पर चौथा ऑप्शन मैं जोड़ देता हूँ, ये सभी यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बताइए अब कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? वैसे तो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन, चलिए बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही बता दिया है कि इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा ही सही हो जाएगा, ये सभी। तो ध्यान रखिएगा कि परपोषी जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपने भोजन के लिए क्या होता है? अन्य पौधों और जंतुओं पर निर्भर होते हैं। इनको लगभग अगर देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी के बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। जवाब दीजिएगा। यहाँ पर लताओं है, लता, ठीक है, क्रीपर्स। लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। लताएं दो प्रकार की होती हैं, एक विसर्जी लता होती है, दूसरी आरोही लता होता है, ठीक है, या आरोही लता होती हैं। अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ये अत्यंत कमज़ोर पौधे होते हैं, स्थिर रहने के लिए इन्हें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। लताएं दो प्रकार की होती हैं, विसर्जी लता और आरोही लता। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका भी जवाब यदि आप गलत करते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है। यदि आप लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं वे क्या करें? दूसरों को शेयर कर दें। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, वैसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है।
जलोद्भिद किससे संबंध रखता है, लवणोद्भिद किससे संबंधित रखता है, मरुद्भिद किससे संबंधित रखता है और मरुद्भिद किससे संबंधित रखता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आप संकोच मत करिए, इससे अच्छा जवाब कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलोद्भिद किससे रिलेटेड हो रहा है, चौथे से। लवणोद्भिद की बात करते हैं दलदली पौधे से, जहाँ नमकीन यानी खारे पानी की बात करते हैं। और समुद्रभिद की बात करते हैं जहाँ पर ना तो पानी नमकीन होगा, ना तो वहाँ की भूमि बंजर होगी, मतलब ठीक ठाक होगी, खेती करने योग्य होगी भूमि, इसलिए यहाँ पर सी मिल जाता है। मरुद्भिद का मतलब हो जाता है मरुस्थलीय पौधे, तो इसका मतलब ये हो जाता है। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए के साथ चौथा कहाँ पर मिल रहा है, ए के साथ चौथा कहाँ पर मिल रहा है, ए रहा, ए के साथ चौथा यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ छात्रों ने इसका जवाब दिया है, वे लोग बड़े हैप्पी हैं, बड़े ही खुश हैं कि सर मेरा सही हो गया है। बिल्कुल आपका सही हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें आशा है कि इसी तरह के आप सभी प्रश्नों को सही करते जाएंगे। मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है, फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतुओं को रखा जाता है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसके आंसर के बारे में क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोनेरा जगत के अंतर्गत किसके अध्ययन किया जाएगा, जीवाणुओं का अध्ययन किसमें शामिल किया जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। फ्लोरा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरा वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है ये गलत हो गया, यानी कि दो दो जहाँ पर मिल जाए उसको कट कर दीजिए। ए रहा 2 मिला, ए रहा 2 मिल गया, ठीक है, ए रहा 2 और ए रहा यहाँ पर पहला सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला सही हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए जवाब जल्दी से दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। क्या ऐसा है? दूसरा ऑप्शन कहता है हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिसके कारण ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है श्वसन की दर से ज़्यादा होती है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जवाब जल्दी से दीजिए, बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना शुरू कर दिए हैं। तो जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला गलत, केवल रात के समय श्वसन करते हैं, गलत हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है काफ़ी अधिक होती है, गलत हो गया। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं, गलत हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिसके कारण क्या होता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं भली भांति। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। मुझे आशा है कि वे लोग लगातार दूसरों को भी शेयर कर रहे होंगे। आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, ठीक है। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जो फ्लोरा और फौना को सूचित करते हैं, पेड़ पौधे और जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, और इनमें से किसी को नहीं है, सॉरी पक्षियों और पेड़ पौधों को। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, कुछ छात्र जवाब दे रहे हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो फ्लोरा और फौना में कहीं पर भी मछली की बात नहीं की गई है, तो जहाँ जहाँ पर मछली मिल जाए उसको तो पहले कट कर दीजिए। मछली और पक्षियों से भी कोई बातें नहीं की गई हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, पेड़ पौधे और जंतुओं की बात की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है, बिना फालतू के ज़्यादा आप सोचने लगे। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, जाइलम, पेरेनकाइमा और कॉलेन काइमा और स्क्लेरेनकाइमा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा है, जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है, उप उत्पाद है। और निम्न में से कौन सा सही है? जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ए है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद यानी कि उप उत्पाद के रूप में होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और ये दोनों बातें तो सही होती हैं। यहाँ पर 2 वाला कट कर देना चाहिए, तो 2 जहाँ हमें मिलता है उसे हमें कट कर देना चाहिए, ठीक है। ए रहा 2 कट कर दिया, ए रहा हमने 2 कट कर दिया, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, यहाँ चौथा दिया गया है लेकिन वो गलत है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कोई बातें और सुझाव में होगा तो आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऐसा तो हमने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ऐसा हमने सुना नहीं है, ठीक है। और शायद हमने पढ़ा भी नहीं है। अगर आप लोग को लगता है सही है तो फिर देख लेंगे, कल इस पर फिर से एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिंकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से, अंकोनाइट प्लांट से। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब बहुत सारे छात्र जल्दी जल्दी दे रहे हैं। उनको लग रहा है जल्दी से मैं दे दूं, नहीं तो सर बता देंगे। चलिए बता देता हूं मैं आपको, और आप लोगों ने वैसे आंसर दे ही दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंकोना प्लांट से क्या होता है? कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंखुड़ियों के अंदर अगर देखा जाए तो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागास्कोष कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकर कहते हैं। जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र इसके बारे में सोच रहे हैं आखिर मैं किस तरह का जवाब दूं, ठीक है। पेड़ फूलों के बारे में मैं बहुत जल्द ही एक क्लास लेकर आने वाला हूं जिससे आपके जो फूल वाले चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इसका जवाब आप लोग बड़े आराम से दे देंगे। नेफिन्थीज एक ऐसा पौधा है, नेफिन्थीज है, पेन्थीज नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेफिन्थीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहा जैसे छोटे जीवों को फांस कर खा जाता है। और किस लिए? नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है असम में, और दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मेघालय। जवाब जल्दी से दीजिए। नेफिन्थीज को घटपर्णी भी कहा जाता है जो कि आप जानते ही हैं। चलिए इसके जवाब के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने जवाब दे भी दिया है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, डी सही हो जाएगा। मेघालय के साथ साथ अन्य देशों में भी पाया जाता है, जैसे कि बात करते हैं इंडोनेशिया, और दूसरे देश की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ 15वें क्वेश्चन के बारे में। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का और पपीते का। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि भारत में फलों के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक है। तो जैसे कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, आम आप जानते हैं फलों का राजा है, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ सीडीपी के 4 से 5 प्रश्नों के बारे में। सीडीपी के भी 4-5 प्रश्न के बारे में आज सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम देखेंगे कल। जैसे कि बात करते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है। एक विद्यार्थी है जो कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। यह गुण निम्न में से किसके संकेत माने जाते हैं? अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार और दृश्य बाधिता, वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, यानी लेखन से प्रॉब्लम है, वाचन से प्रॉब्लम है, दृश्य से प्रॉब्लम है,
या भूलने से प्रॉब्लम है? चलिए बता देता हूँ, इसके आंसर भी हिंट दे दिया है। जवाब दीजिए जल्दी से। यदि आप नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को, जहाँ पर बहुत ही जल्द जो मैपिंग की क्लास होने वाली है, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आप आराम से सिलेक्शन ले लें इसी वर्ष। ठीक है, यदि आप वाकई में चयन होना चाहते हैं तो आप हमारे 3 टॉप सब्जेक्ट को चूज करिए, यानी कि 499 वाला यकीन बैच आप ज्वाइन करिए। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, हमने टॉप 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, 90 मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि वो भूल रहा है, यानी कि भूलने वाली इसकी बीमारियाँ हो सकता है ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक तंत्र ऐसा तैयार करना चाहिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग करना चाहिए, अधिगम गति परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति देनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों को अधिगम की निम्न अपेक्षाएं होनी चाहिए और सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? जवाब जल्दी से दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा तंत्र तैयार करना चाहिए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप दे सकते हैं इसका जवाब। आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं सभी जब आ गया, देखिए केवल सभी जब आता है तो कहीं ना कहीं निगेटिव, सिर्फ ऐसी बातें लेकर आता है तो निगेटिव माना जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, और इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, बाकी हम देखते हैं कल। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या क्लास अच्छी लगी हों तो जाते जाते कमेंट करके जाइएगा, और नहीं तो आप आज़ाद हैं 1947 से, एंजॉय करिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।